बल्कि बहुजन समाज पार्टी ने जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को ही उलट कर दिया। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति पर विश्वास करने वाली थी, उसको बदलकर उसको पलटकर सर्वजन हिताय बिना योग्यता के आप किसी को भी कोई भी पद दे देते हैं तो वह परिवारवाद की श्रेणी में आती है। मैं भी बहन जी के समर्थन में खड़ा हूँ, लेकिन वहां तक खड़ा हूँ जहां तक बहन जी इस समाज का उद्धार करने के लिए इस समाज के हित की बात करती हैं और इस समाज का हित साधने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, तो मैं बहन जी के साथ आज भी खड़ा हूँ। वो चाहे बहन जी की नायक पूजा हो, चाहे आज जो नया एक और युवक चंद्रशेखर के रूप में जो उभरा है उसकी नायक पूजा हो, क्योंकि लोग जब दीवानगी की हद पार कर देते हैं तो उनका शोषण स्टार्ट हो जाता है। रास्ता तो समाज में चोर उचक के डाकू भी रहते हैं, गलत प्रवृत्ति के लोग भी रहते हैं, उनका हित कोई शासक कैसे पूरा कर सकता है। इसीलिए उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जगह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहा। अब अमेरिका अपने यहाँ पर ईवीएम चुनाव नहीं कराता है, जापान अपने यहाँ पर ईवीएम चुनाव नहीं कराता है, क्योंकि ये लोग जो है अपने देश में लोकतंत्र को बहुत बड़े पैमाने पर तवज्जो देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, जिस तरह से हमने उत्तर प्रदेश की ग्राउंड रिपोर्टिंग की, हर विधानसभा में पहुंचे, हर जिले में पहुंचे और आम जनता की जो राय निकल कर आ रही थी वो हमने आप तक पहुंचाने का काम किया कि आम जनता आखिर इस बार क्या मूड बनाकर बैठी थी, किसको मुख्यमंत्री का ताज पहनाना चाहती थी। लेकिन जिस तरह से आम जनता की राय थी और वहीं दूसरी तरफ जो परिणाम निकल कर आए वो भी आम जनता की राय से बिल्कुल भी तालमेल नहीं खाए। परिणाम कुछ और रहे और जनता की राय कुछ और रही। उत्तर प्रदेश में लगातार मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी भी रहे। इन्होंने भी जमीनी स्तर पर जाकर एक एक मतदाता से बात की और जिस तरह से रुझान रहे वास्तव में बहुत ही निराशाजनक रुझान रहे। 403 सीटों में से बसपा की एक सीट आना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है और जब परिणाम आए तो लगातार एक के बाद एक बहन जी के ऊपर उंगलियां उठना शुरू हो गई, जो कि लाजमी थी। और जिस तरह से चाहे विपक्ष की बात करें या बसपा पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं या समर्थक हैं उनकी बात करें, हर किसी ने कहा कि बहन जी की रणनीतियों में बहुत सारी कमियां रही। तो आज मेरे साथ में एडवोकेट जय भीम प्रकाश जी हैं, उनसे भी चर्चा करना चाहूंगी कि आखिर वो इन चीजों को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने धरातल पर जाकर बहुत सारी चीजों को देखा है। जो प्रत्याशी थे उनके व्यवहार को भी देखा है, जो पदाधिकारी थे उनके व्यवहार को भी देखा, और जिस तरह से जो एक आम मतदाता था किस तरह से एक टकटकी लगाकर एक उम्मीद लगाकर आस कर रहा था कि इस बार बहन जी आएंगी तो जितनी भी समस्याएं पिछले 10 साल में सरकार की तरफ से या शासन की तरफ से उनके ऊपर शोषण अत्याचार हुआ उससे उनको निजात मिलेगी। सर, आपका स्वागत है एनबी न्यूज में। थैंक यू नीलम जी। सर, जानना चाहूंगी जिस तरह से परिणाम आए हैं वो परिणाम कितने संतोषजनक है, क्योंकि आप लोग हमारे साथ रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं इस रिजल्ट को? देखिए, मैं इस रिजल्ट को ऐसा देख रहा हूँ क्योंकि जितनी भी सीट पर आप गई हैं आपने पूरा उत्तर प्रदेश कवर किया है और मैं खुद आपके साथ में रहा हूँ। मैंने एक एक मतदाता से बात की है, लोगों को मतलब समझाने का भी प्रयास किया है, सुनने का भी काम किया है। तो इस तरह से जो उनकी राय निकल कर आई थी तो उसमें हमें एक ही बात दिखाई दे रही थी कि इस बार जो है एंटी बीजेपी की लहर है। लेकिन ये एंटी बीजेपी की लहर थी और जो चुनाव के परिणाम आए हैं उसको देख के ऐसा लगता है जैसे कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में इस बार खेला हो गया है, ईवीएम का खेला हो गया है। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है कि बहन जी ने ईवीएम पर एक भी शब्द नहीं बोला है। सर, हमने देखा कि ना तो अखिलेश जी ने ईवीएम पर सवाल उठाए, ना ही बहन जी ने उठाए, या जितना भी विपक्ष या चाहे गठबंधन से लड़ा या छोटी छोटी पार्टियां लड़ी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने भी देखा जिस तरह से ईवीएम की चोरी हो रही थी। बनारस में भी मतलब मशीनें पकड़ी जा रही थी, बस्ती में भी पकड़ी जा रही थी और लगातार गाजियाबाद में भी इस तरह की बहुत सारी घटनाएं अंजाम दी गई। लेकिन किसी भी विपक्ष की तरफ से इस तरह के सवाल नहीं उठाए गए कि ईवीएम को लेकर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा उठता है या फिर बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन होता है या फिर इस चुनाव का जो रिजल्ट है इसका बहिष्कार होता है। ऐसा नहीं हुआ है। तो सर, ये भी जानना चाहूंगी कि जिस तरह से हार के बाद बहन जी ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ साफ कहा कि मुस्लिम समुदाय ने हमें वोट देने का काम नहीं किया है, जिसका बहुत बड़ा कारण रहा है कि बसपा की हार हुई है, इस पर क्या कहना है सर? देखिए नीलम जी, जहाँ तक ईवीएम का सवाल है तो अमेरिका अपने यहाँ पर ईवीएम चुनाव नहीं कराता है, जापान अपने यहाँ पर ईवीएम चुनाव नहीं कराता है, क्योंकि ये लोग जो हैं अपने देश में लोकतंत्र को बहुत बड़े पैमाने पर तवज्जो देते हैं। लेकिन भारत के अंदर जो अभी सत्ता पे लोग विराजमान हैं और जो सुप्रीम कोर्ट है उसका लोकतंत्र में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और वे एक पार्टिकुलर जो संस्कृति है उसकी सरकार वहाँ पे थोपना चाहते हैं लोगों के ऊपर। तो अगर इस देश का एक भी मतदाता ये कहता है कि मेरा ईवीएम में विश्वास नहीं है और इस देश का कोई भी मतदाता ये नहीं कहता है कि उसका
बैलेट पेपर पर विश्वास नहीं है। यानी कि अगर सभी लोग बैलेट पेपर पर विश्वास लाते हैं और अगर एक भी मतदाता ये कहता है कि ईवीएम पर विश्वास नहीं है, तो मैं सोचता हूं कि इस देश की सरकारों को, इस देश की सुप्रीम कोर्ट को, इस देश के चुनाव आयोग को ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। और ईवीएम की जहां तक मैं गड़बड़ी देख रहा हूं, क्योंकि पंजाब में हमारा वजूद नहीं था, उत्तराखंड में इतना वजूद नहीं था। उत्तराखंड में बसपा 2 सीट जीतने में सफल होती है और पंजाब में भी जो नवाशहर की सीट है उसको बसपा जीतने में सफल रहती है। लेकिन जहां पर उत्तर प्रदेश, जहां की जो गढ़ है बसपा का, वहां पर केवल 1 सीट का आना ये बड़े प्रश्न चिन्ह लगाती है ईवीएम पर। और जैसा कि बहन जी ने कहा कि मुस्लिम वोट उनकी तरफ नहीं आया है, तो ऐसा नहीं है कि बहन जी टीवी नहीं देखती हों। और ये जो देश की गद्दार मीडिया है, ये बहुत पहले से ही लग गई थी इस कैंपेन में कि सपा और भाजपा। जिस भाजपा का पूरे देश में पुरजोर विरोध हो रहा था, एंटी बीजेपी लहर चल रही थी, किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन पूरे 1 साल तक जो है रोडों पर जमा रहा और उसके बाद मोदी जी ने उस किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए वो जो कानून थे, काले कानून, उनको वापस लिया, किसानों से माफ़ी मांगी। एक तरह से बीजेपी की ये बहुत बड़ी हार थी, करारी हार थी। हमने ये भी देखा कि इस चुनाव में जिस तरह से जो भाजपा के प्रत्याशी है उनका बहुत बड़े स्तर पर विरोध हो रहा था। जहां भी वो प्रचार और अपनी कैंपेनिंग के लिए जा रहे थे, लोग उनको खदेड़ते नजर आए। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से लखीमपुर खीरी की जो घटना घटी किसानों को लेकर, उसको भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद 8 की 8 सीटें भाजपा को, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इसको किस तरह से देख रहे हैं सर? देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही दृष्टि से देख रहा हूँ और वो दृष्टि है ईवीएम में घोटाले की दृष्टि। मुझे उत्तर प्रदेश में दूसरी कोई दृष्टि नजर नहीं आती है। कितना भी खराब चुनाव बसपा क्यों ना लड़े, उसका एक और वोट बैंक है, जी। कैडर वोट बैंक है उसका जो है, वो कहाँ गया? वो तो जैसा कि आपने जो है ग्राउंड रिपोर्टिंग जब कर रही थी पूरे उत्तर प्रदेश में, तो हम ये देख रहे थे कि जो कोर वोट बैंक है वो सिर्फ और सिर्फ बसपा चिल्ला रहा था। इतना ही नहीं बल्कि जो अन्य जो समाज थे वो भी बसपा के साथ आ रहे थे। अगर मैं ब्राह्मण और एक ठाकुर इन 2 समाजों को छोड़ दूं, तो इन 2 समाजों को छोड़कर जो बाकी समाज थे कहीं ना कहीं, चाहे कुछ कम संख्या में या ज़्यादा संख्या में, बसपा के साथ आने का काम कर रहे थे। पश्चिमी यूपी में जो है एक लहर चल रही थी, जो गद्दार मीडिया है उसका जो कैंपेन चल रहा था, तो क्योंकि पश्चिमी यूपी में थोड़ा सा शिक्षित वर्ग ज़्यादा है और वो टीवी चैनल्स के संपर्क ज़्यादा रहता है, कैडर वोट बैंक जो है बसपा का, उसने अपनी एक जो सोच बनाई कि भाजपा को रोकना है और भाजपा को रोकने के लिए, क्योंकि बसपा तो टक्कर में है नहीं, इसलिए सपा को वोट कर दिया जाए। तो पश्चिमी यूपी में तो मैं समझता हूं कि सपा को वोट जो है बसपा के कैडर वोट बैंक ने भी वहां पे वोट किया है। लेकिन इसके बाद जो अन्य जो क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के और विशेष तौर पर पूर्वांचल का जो क्षेत्र है, वहां पर एक एक मतदाता जो बीएसपी का पहले था वो बीएसपी के लिए ही कमिटेड था। तो इस तरह से नीलम जी, मुझे तो ईवीएम का बहुत बड़ा खेला यहाँ पर नजर आता है। कम से कम बता रहा हूँ मैं, कम से कम कितना भी खराब चुनाव बीएसपी ने लड़ा है, उसमें भी 50-60 सीटें तो कम से कम आनी थी। जी, लेकिन सर जिस तरह से हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और ग्राउंड पे जाकर लोगों से चर्चा की, खासकर हम दर्शकों के लिए यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एक मुजफ्फरनगर का जो दंगा था वो बहुत ही हाईलाइट हुआ था और कहीं न कहीं जो मुस्लिम और जो जाट समाज है वो दोनों ही बीजेपी और सपा से कटते नज़र आ रहे थे जब हम चर्चा कर रहे थे। तो मुसलमान भी साफ-साफ कह रहा था कि हमें बीएसपी के संरक्षण में रहना है और बीएसपी हमारा हित कर सकते हैं। इसी तरह से जाटों ने भी कहा, इस तरह से किसान भी अपनी बात रख रहे थे कि जिस तरह से मोदी सरकार 3 कृषि कानून लेकर आई थी, तो इससे बहुत बड़े स्तर पर नाराजगी लोगों में दिख रही थी और साफ-साफ वो सपा का विरोध कर रहे थे गुंडागर्दी के कारण। और योगी सरकार है उसका तो खैर बहुत बड़े स्तर पर पूरे उत्तर प्रदेश में हमने विरोध देखा, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर ऐसा क्या रहा, जिस तरह से आप ईवीएम का हवाला दे रहे हैं, तो ऐसा आखिर क्या रहा सर कि पूर्ण बहुमत के साथ में फिर से योगी सरकार एक बार फिर से स्थापित हुई है उत्तर प्रदेश में? देखिए नीलम जी, इसमें जो है मैं 2 फैक्टर मानता हूँ। एक तो ईवीएम घोटाला तो है ही है। मुझे तो पूरे तौर पर ईवीएम घोटाला दिखाई देता है और अगर भाजपा इतनी ही निर्दोष और सच्ची पार्टी है, तो वो जैसे अमेरिका में जो चुनाव होते हैं वो बैलेट पेपर से होते हैं, जी। जापान में बैलेट पेपर चुनाव होते हैं और भारत के मुकाबले में ये दोनों देश तकनीकी मामले में कहीं ज़्यादा संपन्न है, कहीं ज़्यादा आगे हैं। जब ये दोनों देश अपने यहाँ के लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए, उसमें विश्वास बनाए रखने के लिए बैलेट पेपर चुनाव कराते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस देश की सरकार से, इस देश के सर्वोच्च न्यायालय से कि वो यहाँ पर भी बैलेट पेपर से चुनाव करा के देखें, पहली चीज़।
दूसरी चीज, बहुजन समाज पार्टी का जो मिशन मूवमेंट है, जो राजनीतिक मार्गदर्शन है, वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की स्टेटमेंट से या उनका जो दर्शन है, राजनीतिक दर्शन, वहां से शुरू होता है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो बातें इस देश के लिए कही, इस देश के लोगों के लिए कही, उन बातों को साहब कांसीराम जी ने समझा और साहब कांसीराम जी ने उन बातों में किसी भी तरह से फेरबदल नहीं किया। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश का जो समाज था, इस देश के जो लोग थे, उनके आधार पर एक बात कही थी अपने समाज के लोगों को कि राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो हर समस्या का समाधान है। इस बात को समझना आसान था कि भाई वास्तव में राजनीतिक सत्ता जो है वो चाबी है जिससे हर समस्या का हल होता है, लेकिन यह समझना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि एक छोटा वर्ग इस देश की शासन सत्ता में कैसे विराजमान होगा। उस बात को समझा मान्यवर कांसीराम जी ने और इस देश के लोगों को विशेष तौर पर बहुजन समाज को यह बताने का काम किया कि जो बाबा साहेब की जो नीति थी उसका आधार 85 और 15 का था, यानी कि 15% में जो ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय वर्ग आता है और 85% जो समाज है इस देश का, उसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज आते हैं। तो जो मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने जो इस 85% को जोड़कर बहुजन समाज का निर्माण करने का प्रयास किया, उस बहुजन समाज का निर्माण होना शुरू हुआ ही था कि सत्ता में जल्दी आ गई बसपा पार्टी जो है। और जब मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने, किसी पत्रकार ने जब उनसे यह पूछा था कि आप का जो लक्ष्य था वो 10 साल का था कि 10 साल में आप जो है सत्ता में आएंगे, लेकिन आप तो 5 साल में सत्ता में आ गए हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो साहेब मान्यवर कांसीराम जी ने यह कहा था कि जो औरत गर्भवती हो और वह जो उसका टाइम पीरियड है उससे पहले ही बच्चा पैदा कर दे तो जच्चा और बच्चा दोनों के लिए भारी खतरा होता है। तो इस बात से मान्यवर साहेब कांसीराम जी ने बहुत भारी संकेत दे दिए थे, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो राजनीति का आधार बताया था वो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन बताए थे। अगर सामाजिक और धार्मिक आंदोलन किसी भी राजनीति का आधार नहीं होते हैं तो वो क्षणिक होती है, वो कभी भी गिराई जा सकती है। तो इसी बात पर जब बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आ गई तो सत्ता का सुख भोगने में लग गई। जो कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, सभी सत्ता का सुख भोगने में लगे और आज वो हालात हैं। आज जो हालात हम उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में देख रहे हैं, आपको एक भी पदाधिकारी, एक भी कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी का कैडराइज दिखाई नहीं देता, वो तैयार दिखाई नहीं देता। उसके अंदर बहुजन महापुरुषों की कोई विचारधारा आपको देखने को नहीं मिलती। अगर उनके अंदर बहुजन महापुरुषों की विचारधारा नहीं होगी तो वे जन जन को क्या समझाएंगे और किस तरीके से बहुजन समाज का निर्माण करेंगे, ये सोचनीय विषय है। लेकिन जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पर सतीश चंद्र मिश्रा जी को भी लेकर काफ़ी बड़े सवाल उठ रहे हैं और वो साफ कहते नजर आ रहे हैं लोग कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो ये सतीश चंद्र मिश्रा जी ने करके दिखा दिया, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है और मैं ब्राह्मण का विरोधी नहीं हूँ, मैं ब्राह्मणवाद का विरोधी हूँ। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साफ साफ कहा था कि ब्राह्मण में बुराई नहीं है, ब्राह्मण तो एक मनुष्य है, इंसान है। बुराई है उसकी सोच में, तो उसकी सोच को ब्राह्मणवाद कहा गया है, उसकी विचार को ब्राह्मणवाद कहा गया है। तो इस देश में हमारे महान पुरुषों ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई छेड़ी, उसको मिटाने का प्रयास किया है। ब्राह्मण जैसे माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं, अगर वे बहुजन जो मिशन मूवमेंट है उसको समझने के बाद, उसमें अपना पूर्ण विश्वास रखने के बाद और ब्राह्मणवाद को त्याग कर पार्टी ज्वाइन करते तो निसंदेह वे बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छा साबित होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि बहुजन समाज पार्टी ने जो हमारे बहुजन महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को ही उलट कर दिया। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी जो बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय की नीति पर विश्वास करने वाली थी, उसको बदलकर, उसको पलटकर सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय कर दिया, जो कि हमारे बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को ही उलटने का काम है। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, क्योंकि मैं ये बातें बोल रहा हूँ उत्तर प्रदेश 2022 का चुनाव संपन्न होने के बाद, उससे पहले मैंने ये बातें नहीं बोली। हालांकि ये बातें उस वक्त मेरे दिमाग में घूम रही थी, लेकिन चुनावी परिस्थितियों को देखते हुए मैंने तब यह बातें बिल्कुल नहीं कहना उचित समझा। लेकिन अब यह बातें करना बहुत उचित है।
या तो नेतृत्व जो है संभल जाए, सुधर जाए, नहीं तो फिर लोग अन्य विकल्पों को तलाशना शुरू कर देंगे, और ये होता भी है। तो जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये जो बात कही थी, ये तथागत बुद्ध ने कही थी। उनका मानना था कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का हित नहीं साधा जा सकता। समाज में चोर, उचक्के, डाकू भी रहते हैं, गलत प्रवृत्ति के लोग भी रहते हैं। उनका हित कोई शासक कैसे पूरा कर सकता है? इसीलिए उन्होंने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जगह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय कहा। अब बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व को यह बात जन जन को समझाने की जरूरत थी। अब उसको समझाने की बजाय उसने उस नारे को ही बदल दिया। तो उसमें तो नुकसान होना ही था, और नुकसान इसलिए हुआ कि विचारधारा से जब भी कोई व्यक्ति हटता है तो उसको नुकसान झेलना ही पड़ता है। सर, अभी देखा कि हमने बहन जी पर उंगली उठना बंद नहीं हुआ था, लेकिन आज जिस तरह से बहन जी ने ट्वीट किया है और जो भी बसपा के जो पार्टी के प्रवक्ता थे उनको एक तरह से अब डिबेट में शामिल होने के लिए मना कर दिया है, तो दोबारा से फिर वही आलोचना में बहन जी आ गई हैं, जिस तरह से हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। तो इन चीज़ों को देखते हुए क्या लग रहा है कि पार्टी का ग्राफ आगे बढ़ेगा, या फिर जो 12% वोट अभी रुका हुआ है जिस स्थिति पर, वो भी नीचे जाएगा आने वाले समय में? देखिए नीलम जी, भारतीय जनता पार्टी चलती है आरएसएस से, और उनके जो प्रवक्ता हैं, उनके जो उच्च पदाधिकारी हैं, वे तब तक उच्च पदाधिकारी या प्रवक्ता नहीं बनाए जाते हैं जब तक कि वो आरएसएस की जो पाठशाला है वहाँ से वो उत्तीर्ण ना हो जाएं। लेकिन हमने देखा कि बहन जी ने अभी जैसे सीमा कुशवाहा जी को प्रवक्ता घोषित कर दिया। अब मेरे दिमाग में एक सवाल पैदा हुआ उस समय, हालांकि उस समय मैंने किसी भी तरह का अपना विचार किसी भी माध्यम से प्रकट नहीं किया क्योंकि वह उचित समय नहीं था, लेकिन अब ये चर्चा का उचित समय है। यहाँ पर समीक्षा और मंथन की बहुत भारी आवश्यकता है। सीमा कुशवाहा जी को बहुजन समाज का कौन सा कैडर प्रदान किया गया था, जिस कैडर को पाकर वे प्रवक्ता बनाई गई? प्रवक्ता का मतलब यही होता है बोलने वाला, अपनी बात को, अपनी पार्टी की बात को जनता के सामने रखने वाला, चाहे वो किसी माध्यम से रखे, चाहे वो स्टेज के माध्यम से हो या टीवी में डिबेट के माध्यम से हो। लेकिन जब तक सीमा कुशवाहा जी की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हुई थी, उन्हें बहुजन समाज का जो मिशन मूवमेंट था उसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, तो उन्हें जो प्रवक्ता का पद है वो कैसे दे दिया गया? अब एक जो सोच आती है, जो मोटी मोटी सोच आती है कि भाई जो कुशवाहा समाज है उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पे है, बिल्कुल निसंदेह बहुत अच्छा डिसीजन मुझे लगा कि कुशवाहा समाज को आकर्षित करने के लिए यह निर्णय लिया गया था। कितने समय पहले निर्णय लिया गया? मात्र कुछ दिन पहले। अब क्या जो मतदाता अपना विचार बनाकर बैठा है, अपना माइंड मेकअप करके बैठा हुआ है, क्या उसको बिना मिशन मूवमेंट समझाए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर जाति और धर्म के आधार पर राजनीति होती है। जब तक व्यक्ति के मन से जाति और धर्म का जो जहर है उसको निकाल कर उसके अंदर कोई अच्छी विचारधारा का प्रवेश ना कराया जाए, तब तक हम उससे कैसे उम्मीद कर लें कि वो हमें वोट कर देगा, सिर्फ इस नाम पर कि उसके समाज का एक व्यक्ति हमने पदाधिकारी बना दिया है। अगर इस आधार पर इस प्रदेश का मतदाता अगर वोट करता सिर्फ उसके समाज का कोई पदाधिकारी बनाने पर, तो मैं ये समझता हूँ कि बसपा को हर एक समाज का एक एक व्यक्ति को एक अच्छा पद दे देते, प्रवक्ता बना देते, कुछ भी पद दे देते, तो वो जीत जाते। पर ऐसा नहीं है नीलम जी। ये जो राजनीतिक तैयारी है कोई 2 दिन की या 2 महीने की या 2 साल की नहीं होती है, इसमें सालों साल लगते हैं। साहेब मान्यवर कांसीराम जी ने कोई पहले पार्टी शुरू नहीं की, उससे पहले जो है उन्होंने सामाजिक और धार्मिक आंदोलन चलाया, जो सोच परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की थी। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक एक नीति में पूर्ण विश्वास किया। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो वर्तमान जो नेतृत्व है बहुजन समाज पार्टी का, उसका अपने बहुजन महापुरुषों की विचारधारा में, उनकी सोच में तनिक भी विश्वास नहीं है। सर, जिस तरह से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं जो बसपा के समर्थक है, खासकर मैं उन समर्थकों की बात कर रही हूँ जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से आज भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगा रहे हैं बहन जी से और एक हौसला दे रहे हैं, क्योंकि देखिए मनोबल उनका बहुत भारी तादाद में टूटा है, और जिस तरह से मनोबल टूटा है वो अपने आप को उबारना उसे बहुत मुश्किल हो पा रहा है। लेकिन आज भी वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। तो एक तरफ तो समाज की ये भावनाएं हैं, उन कार्यकर्ताओं की भावनाएं हैं, लेकिन जिस तरह से एक सवाल और उठ रहा है लगातार कि अभी जो नई कार्यकारिणी का निर्माण हुआ है उसमें चाहे मैं आकाश आनंद जी की बात करूं या फिर मैं जो बहन जी के भाई हैं आनंद जी उनकी बात करूं, उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा गया है। तो इसको भी कहीं ना कहीं कुछ लोग मतलब आलोचनात्मक तरीके से या एक कहें कि परिवारवाद के तहत देख रहे हैं। तो इन चीज़ों को किस तरह से देख रहे हैं सर?
देखिए नीलम जी, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि नायक पूजा तानाशाह को जन्म देती है। वो चाहे बहन जी की नायक पूजा हो, चाहे आज जो नया एक और युवक चंद्रशेखर के रूप में जो उभरा है, उसकी नायक पूजा हो। क्योंकि लोग जब दीवानगी की हद पार कर देते हैं, तो उनका शोषण स्टार्ट हो जाता है। तो जो लोग आज भी बहन जी के फ़ेवर में या बहन जी के समर्थन में खड़े हैं, मैं भी बहन जी के खिलाफ नहीं खड़ा हूँ। मैं भी बहन जी के समर्थन में खड़ा हूँ, लेकिन वहाँ तक खड़ा हूँ जहाँ तक बहन जी इस समाज का उद्धार करने के लिए, इस समाज के हित की बात करती हैं और इस समाज का हित साधने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, तो मैं बहन जी के साथ आज भी खड़ा हूँ। मैं आज भी इस देश के प्रत्येक गाँव-गाँव जाकर अगर बहन जी ज़िम्मेदारी देती हैं, तो मैं प्रत्येक गाँव-गाँव तक जाकर जो है, जो बहन जी के द्वारा प्रेषित कैडर होगा या जो भी बात होगी, उनको बताने का काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं बहन जी से नाराज़ ज़रूर हूँ, लेकिन उनका विरोधी कतई नहीं हूँ। लेकिन अगर बहन जी अपनी उन्हीं नीतियों पर, उन्हीं गलत नीतियों पर अडिग रहती हैं और उन पे किसी भी तरह का सुधारवादी दृष्टिकोण नहीं रखती हैं, तो फिर हमें कुछ विकल्प तलाशना ही पड़ेगा। और जहाँ तक आपने आकाश आनंद जी और आनंद जी की बात कही है, तो ये परिवारवाद का मामला है। परिवारवाद की जो परिभाषा है वो बिल्कुल सीधी-सादी है कि बिना योग्यता के आप किसी को भी कोई भी पद दे देते हैं तो वह परिवारवाद की श्रेणी में आती है। चाहे वह आपने किसी अन्य व्यक्ति को क्यों ना दिया हो। जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने बेटे के लिए विधायक का टिकट माँग रहे थे। तो वो हालाँकि बहन जी के परिवार से तो नहीं थे, लेकिन अगर उनको भी बिना योग्यता के अगर वो टिकट देतीं या पद देतीं, तो वो भी परिवारवाद की श्रेणी में आता। इसी तरीके से जो आकाश आनंद जी हैं या आनंद जी हैं, उनके अंदर कौन-सी योग्यता है, पहले बहन जी को उसको बताना चाहिए इस समाज को, क्योंकि ये जो बहुजन समाज पार्टी है, ये बहुजन समाज के लोगों के खून पसीने के आधार पर सींची गई पार्टी है। एक-एक व्यक्ति ने अपना घर बेचा है, अपना परिवार छोड़ा है, बहुत से लोगों ने इस पार्टी को बनाने के लिए शादी तक नहीं की है। इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा त्याग कर कर यह पार्टी खड़ी हुई है। तो बहन जी को ये सोचना पड़ेगा कि उनको अपने परिवार को बचाना है, अपने परिवार को बढ़ाना है या फिर इस देश में बहुजन समाज का निर्माण करके बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर आना है। सर, आखिरी सवाल जानना चाहूँगी कि जिस तरह से लोग लगातार सोशल मीडिया पर एक आवाज़ उठा रहे हैं कि अब अगर हमें सत्ता में आना है या दोबारा से अपना वर्चस्व स्थापित करना है, तो कहीं न कहीं जितने भी चाहे धार्मिक संगठन हो, बहुजन समाज के या फिर राजनीतिक संगठन हो, उनको सबको एक झंडे और एक डंडे और एक बैनर के नीचे आके काम करना पड़ेगा, तभी हम सफल हो पाएँगे। तो क्या लगता है इसमें बसपा या जितने भी संगठन हैं आपस में आगे मिलने का प्रयास करेंगे या फिर उसी तरह से बिखरे रहेंगे जिस तरह से अब बिखरे हुए हैं? देखिए नीलम जी, जब माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी ने बहुजन मीडिया की बैठक ली थी, तो उस बैठक से पहले मुझे किसी साथी ने कुछ बोलने के लिए कहा और मैंने उसमें एक बात कही थी कि हमें सबसे पहले आपस में जो ईर्ष्या का भाव है, उसको मिटाने का काम करना होगा। लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति यह भी बोलने लगा था कि ये हमारे भीतर तो कोई ईर्ष्या ही नहीं है। अगर ईर्ष्या होती तो हम यहाँ क्यों बैठे होते? तो जो मेरी बात जो जेन्युइन थी, उस बात को यानी कि जो बिल्कुल तथ्यात्मक बात है, अगर आप तथ्य से ही इनकार करेंगे, जो मौजूदा परिस्थिति है, उस पे आप आँखें बंद करने का काम करेंगे, तो आप समस्या पर आँख बंद कर रहे हैं, समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। आज देश में जितने भी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जो संगठन बने हुए हैं, उनके भीतर तमाम तरह के स्वार्थ निहित हैं और उनके अपने-अपने स्वार्थ हैं, किसी का छोटा स्वार्थ है, किसी का बड़ा स्वार्थ है। और हर एक व्यक्ति अपने आप को नेता मानता है, हर एक व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रीय लेवल पर स्थापित करना चाहता है। हालाँकि महत्वाकांक्षाओं में बुराई नहीं है, महत्वाकांक्षाएँ होनी चाहिए, लेकिन महत्वाकांक्षाओं का आधार समाज की बलि नहीं होना चाहिए। समाज का जो मिशन मूवमेंट है, उसकी बलि नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर यही है कि बहन जी को चाहिए कि जितने भी धार्मिक या सामाजिक संगठन हैं, उनसे बातचीत की जाए, उनके उद्देश्यों को जाँचा जाए और जो बड़े-बड़े संगठन हैं, उनको ये कार्यभार सौंपा जाए कि वो अपने संगठन को और बड़ा करें और जो छोटे-छोटे संगठन हैं, वो अपने आप को उन संगठनों में उनका विलय कर दें और बहुजन समाज पार्टी लगातार जो है ऐसे सामाजिक और धार्मिक संगठनों के साथ में अपना समन्वय बना के रखे और उनका प्रयोग करे। और भी बेहतर हो कि अगर बहुजन समाज पार्टी जो पहले बामसेफ के साथ मिलकर अपना काम कर रही थी, आज हम देखते हैं कि बामसेफ तो बहुजन समाज पार्टी में भी है, उसका अलग बामसेफ चलता है, उसके अलावा 18-20 बामसेफ और चल रहे हैं। तो ये जो बामसेफ हैं,
ये प्रॉब्लम यही है कि जब आदमी पढ़ लिख आता है, जैसे कि पश्चिमी यूपी के पढ़े लिखे वर्ग ने जो है यह निर्णय लिया कि हमें जो है अब भाजपा को रोकना है तो सपा को वोट करना है। उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि अगर उनका वोट सपा को चला जाएगा तो जो बसपा का वोट प्रतिशत है वो घट जाएगा और वहाँ पर जो है एक कहीं न कहीं नुकसान पार्टी को होगा। तो पढ़ा लिखा आदमी जो है हमेशा ऐसी बातें सोचता है, इफ्स एंड बट्स पढ़ का रहता है और अनपढ़ आदमी हमेशा नेतृत्व को देखता है, नेतृत्व के पीछे चलने का काम करता है। और एक बार इसी बात पे मैं एक उदाहरण मेरे को ध्यान में आ रहा है, मैं ज़रूर यहाँ पे उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। एक बार साहब एक दूर-दराज के गाँव में पहुँचे और वहाँ पर कुछ लोगों को इकट्ठा किया। उनमें आईएएस, आईपीएस और बहुत बड़े-बड़े उच्च अधिकारी भी थे, डॉक्टर, वकील भी थे। तो उन्होंने उनको इकट्ठा करके एक बात कही, सामने कुआँ था, उन्होंने कहा भई इस कुएँ में जो भी डुबकी लगा के बाहर आएगा, वह राजा या रानी बन जाएगा। अब वहाँ पर जितने भी जो आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर लोग खड़े थे, वो सोचने लगे, वो समझदार लोग थे, पढ़े-लिखे लोग थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इस कुएँ में कोई भी डुबकी लगाए और बाहर निकले तो राजा या रानी बन जाए। लेकिन वहीं पर एक लड़की खड़ी थी, जो कि अनपढ़ थी, जाहिल थी, बिल्कुल भी मतलब उसके अंदर कहें कि ज़्यादा सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। उसने सोचा कि इसमें अगर डुबकी लगाने से मैं रानी बन सकती हूँ, तो एक बार डुबकी लगाने में बुराई क्या है? उसने कुछ भी नहीं सोचा और साहब के कहने पर तुरंत डुबकी लगा दी और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वह लड़की अपने क्षेत्र से विधायक बनी। तो ये जो यहाँ का जो पढ़ा-लिखा समाज है, पढ़ा-लिखा वर्ग है, ये बड़ा सोचता है, बहुत ज़्यादा विचार करता है और अपने आप को कहीं न कहीं वो मान्यवर साहिब कांशीराम जी के बराबर समझता है या यहाँ तक कि वो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बराबर समझने में भी गुरेज़ नहीं करता है। तो जिन लोगों की ऐसी मानसिक दशा हो, तो वे लोग जो हैं ज़्यादा अच्छा समाज के लिए काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद तो उन्हीं लोगों से लगाई जा सकती है क्योंकि वो पढ़े-लिखे लोग होते हैं, अगर वो थोड़ा-सा सद्बुद्धि को प्राप्त हो जाएँ और ये जो वामसेब जो बटी हुई हैं, ये इकट्ठा हो जाएँ, बल्कि जितने भी यहाँ पर पूरे देश में बहुजन समाज के अग्रणी नेता हैं, वो आपस में अपने कलह-कलेश को मिटाकर इकट्ठे हो जाएँ, तो इस देश में बहुजन समाज को सत्ता में लाने से कोई नहीं रोक